तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 3, जिसके अंदर अगले अपने वीडियो के अंदर मैंने आपको ये क्लियर कर दिया था कि रेजिस्टेंस क्या होता है और उसके अंदर जो ओम का लॉ होता है, उसके अंदर श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, वो मैंने सब क्लियर कर लिया। आज अपन जो टॉपिक लेकर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है कि चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। मैंने उस वीडियो के अंदर आपको बताया था प्रतिरोध जो कि होता है रेजिस्टेंस, इसका मतलब क्या होता है कि किसी वायर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, किसी वायर है जो कंडक्टर चालक है, सुचालक तार है, अगर उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है तो फ्लो होने से उसको रोकता है प्रतिरोध। उसको रोकने वाला जिस तार का प्रतिरोध या जिस करंट का या जिस चालक का रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा हाई होगा उसमें उतना ही करंट फ्लो क्या होगा, कम होगा। और मैंने आपको शायद वो भी डिस्कस किया था कि सबसे अच्छा जो सुचालक जो होता है, सबसे अच्छा जो गुड कंडक्टर जो होता है वो होता है चांदी, सिल्वर। लेकिन सिल्वर क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसलिए कॉस्टली होने के कारण हम इसका यूज अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के वायर के अंदर नहीं कर सकते। इसलिए सेकंड नंबर पर जिसका रेजिस्टेंस सिल्वर से थोड़ा सा कम होता है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो अच्छे से करता है, उसका नाम है कॉपर। तांबा जो होता है इसका प्रतिरोध थोड़ा सा कमी होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे प्रोवाइड करता है, ठीक ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कारक के बारे में, फैक्टर के बारे में। तो इसमें से कितने फैक्टर है जो अपने रेजिस्टेंस को प्रोवाइड करते हैं, तो वो फैक्टर है 3। कितने फैक्टर है? 3। पहला जो फैक्टर है वो तो है आपकी तार की लंबाई, जिसको बोलते हैं लेंथ। एक तो आपका ये वाला फैक्टर है। दूसरा जो फैक्टर है उसका नाम है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसको बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और थर्ड जो है फैक्टर उसका नाम है ताप, टेम्परेचर। ओके, तो जो 3 फैक्टर है, इन 3 फैक्टर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये तीनों फैक्टर आपके रेजिस्टेंस को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित या इफेक्ट तो करते ही है। इसके लिए अपन एक फॉर्मूला लिखेंगे, उस फॉर्मूले से सारा का सारा आपको समझ में आ जाएगा। तो वो फॉर्मूला है आपका R परपेंडिकुलर L/A। ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, इस फॉर्मूले से ही हम ये तीनों फैक्टर अपन शो करेंगे। तो इसमें जो पहला फैक्टर है आपका लेंथ। देखो लेंथ के बारे में पढ़ते हैं। जो लेंथ है किसी भी कंडक्टर वायर की जो लेंथ होती है वो आपके रेजिस्टेंस को किस प्रकार से इफेक्ट करती है। तो देखिए अपन अगर यहाँ पे इस फॉर्मूले में देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस वो किसके परपेंडिकुलर है? L के बेटा क्या होता है? L के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब आपकी तार की जो लंबाई, जो आप वायर ले रहे हो, जो कंडक्टर वायर आप यूज करो, उसकी लेंथ जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये तार की लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। वह आपका किसी भी सुचालक तार की जो लंबाई है वो आपके रेजिस्टेंस के प्रतिरोध का क्या होते हैं, समानुपाती होती है। ये आपको नोट डाउन करना है। तो मैं इंग्लिश में नोट डाउन कर लेता हूँ। द लेंथ ऑफ द कंडक्टर वायर इज perpendicular to resistance। ओके, मतलब ये हुआ कि अपन इसकी लंबाई, अगर देखिए यहाँ पर अपन वायर की जो लंबाई अपन ले रहे हैं, लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके ना। और लंबाई जितनी कम होगी रेजिस्टेंस उतना क्या होगा, कम होगा। लेकिन हमको आपको पता है, हमको तो करंट का फ्लो क्या चाहिए, अच्छा चाहिए। और करंट के फ्लो के लिए अच्छा कब होगा, जब उसमें रेजिस्टेंस क्या हो, कम से कम हो। और रेजिस्टेंस कम से कम कब होगा, जब तार की लंबाई है कम हो। इसलिए आपको पता है हमारे घर में जो होते हैं वो सभी के सभी जो वायर होते हैं ना, सभी के सभी जितने भी आपके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है, जिसको कहते हैं विद्युत उपकरण, चाहे वो पंखा हो, जो फ्रिज हो, तो सबको हमने अलग अलग वायर के अंदर कनेक्ट किया है। अगर हम क्या एक ही वायर में कनेक्ट करते हैं तो आपकी जो वायर की जो लंबाई होती है, एक ही वायर कनेक्ट करने का मतलब क्या होता है, आपने उसको किस क्रम में किया है, श्रेणी क्रम में, सीरीज कम्बिनेशन में। और सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, आपकी तार की लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और तार की लंबाई जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट का फ्लो उतना ही क्या आएगा, कम आएगा।
इसलिए हमारे घरों के अंदर जो कॉम्बिनेशन जो होता है, जितने भी इक्विपमेंट हैं उनका कॉम्बिनेशन हमेशा कैसा होता है, पैरेलल होता है। क्या होता है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, उसमें सभी इक्विपमेंट को हमको अलग अलग वायर से अटैच करना पड़ता है, और अलग अलग वायर होगा तो सबका वायर कैसा आएगा, छोटा छोटा आएगा। और वायर जितना लंबा कम होगा उतना उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, कम होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो हमको इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी क्या मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ओके। अब जो सेकंड जो है आपका, वो है आपका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब आप एरिया की अगर बात करें तो फॉर्मूले में आप देखो, जो रेजिस्टेंस जो होता है वो एरिया क्या होता है, इनवर्स परपेंडिकुलर होता है। इस प्रकार से मैं यहाँ पर शो कर लेता हूँ, रेजिस्टेंस जो होता है आर, वो एरिया क्या होता है, इनवर्स परपेंडिकुलर होता है। ये देखो, इनवर्स परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, अगर आप इस एरिया को आप बढ़ाएंगे, अगर एरिया ज़्यादा होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। इनवर्स परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है, एक अगर घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, और अगर पहला बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, ये होता है। तो इसमें आपको देखा, अगर एरिया बढ़ रहा है, अगर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो आपका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके ना। हमको तो रेजिस्टेंस कम ही चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जितना कम होगा आपका इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे द रेजिस्टेंस इज इनवर्स परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन एरिया। The resistance is inverse perpendicular to क्रॉस सेक्शन एरिया। आपका जो प्रतिरोध जो होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है। ये आपको नोट डाउन करना है। अब इसका मतलब हमको क्या लेना चाहिए, हमको चाहिए तार जितना मोटा होगा, तार जो है वो जितना क्या होगा, मोटा होगा, तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना क्या होगा, कम होगा, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ओके ना। प्रतिरोध उतना क्या होगा, कम होगा, और प्रतिरोध कम होगा तो धारा का प्रवाह भी क्या होगा, अच्छा होगा। प्रतिरोध कम होगा तो धारा का प्रवाह अच्छा होगा। क्या होगा, अच्छा होगा। इसका मतलब हम जो हमारे घर के अंदर जो भी आप वायर यूज कर रहे हो किसी भी इक्विपमेंट को जोड़ने के लिए, उस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, वो जो आपका जो है ना मोटाई, वो हमेशा क्या लेनी पड़ेगी आपको, ज़्यादा। मोटाई ज़्यादा लोगे तो उसका रेजिस्टेंस जो होगा, प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, लेस होगा, कम होगा, और प्रतिरोध लेस होगा तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो होगा वो बहुत ही अच्छा देगा। हमको तो यही चाहिए। ओके। अगला जो अवसर इसके अंदर आपको एक और होता है, अगर मैं इसका ये जो इनवर्स परपेंडिकुलर जो साइन है, अगर साइन को खोलूँ तो यहाँ पर कुछ निकल के सामने आता है। ये देखना, रेजिस्टेंस से होता है, अगर मैं साइन को खोलूँ तो यहाँ पर ये वाला निकल के सामने आता है, ये वाला। अब ये जो आया है इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं रो नियतांक। क्या कहते हैं, रो नियतांक। इंग्लिश में इसको कहते हैं रो नियतांक, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्पेशल रेजिस्टिविटी, स्पेशल रेजिस्टिविटी। ये इसकी क्या होती है, वैद्युत प्रतिरोधकता होती है। क्या होती है, ये इसकी वैद्युत प्रतिरोधकता होती है। क्लियर ना। तो ये आपका जो रो आया है, इस रो को ध्यान रखना है। ये रो जो होती है वो आपके इस साइन के खोलने पर आया है। इस रो का मतलब जो होता है वो होता है रो नियतांक, और इस रो नियतांक को अपन केमिस्ट्री अपनी साइंस के लैंग्वेज में क्या कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोधकता, स्पेशल या इलेक्ट्रिसिटी रेजिस्टिविटी। ओके। चलिए, अब तीसरा जो आपका कारक है वो है आपका ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, इसको कहते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अगर ताप की बात की जाए तो प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस जो होता है, वो आपके ताप के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ताप के भी क्या होता है, प्रतिरोध। ये जो आर है वो परपेंडिकुलर होगा ताप के, मतलब समानुपाती होता है प्रतिरोध। इसका मतलब ये हुआ, अगर किसी भी तार का ताप जितना ज़्यादा होगा
उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ओके ना, इसका मतलब हमको प्रतिरोध ज़्यादा थोड़ी चाहिए, क्योंकि प्रतिरोध अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो हमको तो ताप क्या चाहिए, कम, हमको प्रतिरोध चाहिए कम, ताकि इलेक्ट्रिसिटी हमको अच्छे से मिले। इसके लिए आपको ताप रखना पड़ेगा कम। ओके ना, तो यहाँ पर लिखेंगे किसी चालक तार का ताप बढ़ने पर उसके प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। किसी चालक तार का ताप बढ़ने पर उसके प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है, ठीक ना। तो लिखेंगे एनी कंडक्टर वायर इन इंक्रीज ऑफ इट्स टेम्परेचर देन also increase of its resistance। इसका मतलब हमको तो ये चाहिए कि ताप हमारा क्या लेना पड़ेगा, कम। जितना ताप कम होगा उतना आपका रेजिस्टेंस जो आर है वो उतना क्या होगा, कम होगा। और जितना कम होगा उतना हमको विद्युत जो धारा है, इलेक्ट्रिसिटी है, वो आपको क्या मिलेगी, अच्छी प्राप्त होगी। ओके, तो ये तीनों कारक आपके हो गए जो आपके प्रतिरोध को प्रभावित करते हैं। अब हम लोग कुछ स्पेशल जो नोट के बारे में पढ़ने वाले हैं। नोट में आपको थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए नोट के अंदर, नोट में क्या होता है, आपको नोट के अंदर मैं बताऊंगा आपको। एक तो होती है धातुएं, मेटल्स, धातुएं और मिश्र धातुएं, एलॉयज। धातुओं और मिश्र धातुओं का प्रतिरोध जो होता है वो अत्यंत कम होता है। क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कितना होता है, लगभग 10 की घात -8 से 10 की घात -12 ओम। ओके ना, तो यहाँ पर क्या हो गया कि लेस रेजिस्टेंस ऑफ मेटल्स एंड एलॉय। एलॉय जो होते हैं, एलॉय का मतलब क्या होता है, मिक्सचर मेटल। आपको पता है बहुत सारे ऐसे वायर भी आते हैं या बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट आते हैं जो कि जिसमें 2 या 2 से अधिक मेटल आपस में मिक्स करके बने होते हैं। तो जो एलॉय होते हैं, जो मिश्र धातु होते हैं और धातु, इनका रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत ही कम होगा। और रेजिस्टेंस कम होता है इसलिए हम इनको क्या है, अपनी विद्युत धारा के अंदर या इलेक्ट्रिसिटी के अंदर यूज कर सकते हैं। क्योंकि प्रतिरोध जितना कम होगा आपकी विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रिसिटी करंट जो है, वो इतना ही आपको अच्छा प्राप्त होगा। ओके ना, तो इसलिए आपने देखा होगा जितनी भी आपकी विद्युत इस्त्री है, आपकी जो विद्युत इस्त्री है या पंखा वगैरह है, तो उसमें आप किसका यूज करते हैं, अपने मिश्र धातु का यूज करते हैं। ओके ना, और एक आपने देखा होगा बल्ब है ना, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक जो बल्ब है उसमें आपको पता है कौन सी धातु का यूज करते हैं, उसमें आपकी धातु होती है टंगस्टन। क्या होती है, टंगस्टन, जिसका सिंबल होता है W, टंगस्टन। और इस टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है। क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। चाहे वो कितना भी गर्म हो जाए, वो टंगस्टन का जो वायर होता है वो आपका टूटता नहीं है। टंगस्टन का वायर में आपको बताता हूँ बल्ब के अंदर कैसा दिखता है। आपने देखो पहले ज़माने के जो बल्ब आते थे, पहले ज़माने के बल्ब थे ना, ये इसमें आपको यहाँ पर आटे थे ऐसे, और आपने यहाँ पर देखा होगा इस टंगस्टन वायर को यहाँ से 2 ऐसे लड़ आती है और यहाँ पर ये वायर ऐसा होता है, ये आपका जलता है। तो ये जो वायर होता है ना, ये वायर कौन सा है, ये वायर टंगस्टन का होता है। ये क्या है, जलता है ना, तो इसके बहुत ज़्यादा गर्म होता है, बहुत ज़्यादा हीट करता है और बहुत ज़्यादा हीट करता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने का ये टूट नहीं पाता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी एज बढ़ती है तो ये कभी कभी टूट जाता है, और जब ये टंगस्टन का वायर टूट जाएगा तो आपका जो बल्ब है वो काम करना बंद होगा, वो कभी आपका उजाला नहीं देगा। ओके, चलिए अब अपन टॉपिक लेते हैं आपका इलेक्ट्रिक पावर, जिसका नाम होता है हिंदी में विद्युत शक्ति। ओके ना, बहुत ही अच्छा टॉपिक है।
तो देखो इसका जो प्रतीक होता है, इसका सिंबल, विद्युत शक्ति को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? P से करते हैं, क्योंकि इसका पावर का अगला वर्ड कौन सा? P है, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? देखो शक्ति का मतलब क्या होता है? ताकत होती है। शक्ति का मतलब क्या? ताकत होती है। ताकत का मतलब क्या होगा? जो सर्किट होता है, सर्किट के अंदर जिसके अंदर जितना वो उजाला देगा, जैसे मान लो किसी सर्किट के अंदर हमने को बल्ब जोड़ रखा है ना, दो सर्किट है, दोनों सर्किट के अंदर हमने क्या बल्ब जोड़ रखे हैं, और दोनों सर्किट के अंदर जो बैटरी जोड़ रखी है उसकी वैल्यू अलग अलग है, और बैटरी एक के अंदर कम है, एक के अंदर क्या ज़्यादा होगी। तो आपको खुद को पता है जिसके अंदर बैटरी ज़्यादा वोल्टेज की होगी उसमें आपका धारा क्या मिलेगी? अच्छी मिलेगी, और धारा अच्छी मिलेगी तो उसका जो उजाला होगा वो भी क्या होगा? अच्छे से होगा। और जिसके अंदर बैटरी कम वोल्ट की होगी उसमें धारा क्या मिलेगी? कम मिलेगी, और धारा कम मिलेगी तो उजाला आपका क्या होगा? कम। तो आपको अगर बोलेंगे कि किसकी शक्ति ज़्यादा हुई, तो आप खुद बोलोगे कि जिसके अंदर उजाला ज़्यादा हो रहा है, जिसके अंदर लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, उसकी शक्ति, उसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके ना। तो यहाँ पे देखो कि किसी विद्युत परिपथ में कार्य करने की जो दर है, को विद्युत परिपथ है ना, वो कितना काम कर रहा है, मतलब कम टाइम के अंदर कार्य करने की जो रेट, दर को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? समय से रिप्रेजेंट करते हैं, दर से, कि वो मतलब कितने टाइम के अंदर कितना काम कर रहा है। तो आपको पता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ कि दो बच्चे हैं, वो आपके दोनों बच्चों को अगर मैंने एक रनर के लिए तैयार किया और दोनों को के अंदर 10 सेकंड के अंदर मैंने बोला कि 10 सेकंड तक आपको दौड़ना है, ओके ना। तो दोनों 10 सेकंड अंदर, एक ने 10 सेकंड के अंदर 400 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, एक के अंदर 10 मीटर ने 200 मीटर की डिस्टेंस कवर की। दोनों को टाइम सेम दिया था, लेकिन दोनों के द्वारा कार्य क्या हुआ? अलग अलग हुआ। एक तो कितना, इसलिए एक ने कवर कितनी डिस्टेंस की? 400 मीटर, और एक ने कवर किया आपके 200 मीटर। तो आपको बोलेंगे बताइए दोनों में से किस लड़के की पावर ज़्यादा होगी? तो आप खुद ही बोलेंगे कि सर जिसने 10 सेकंड के अंदर 400 मीटर कवर की डिस्टेंस कवर किए उसकी पावर क्या ज़्यादा, उसकी ताकत क्या ज़्यादा, है ना। तो बात वहाँ पर ये रहती है, क्योंकि सर्किट है वो कार्य उस टाइम के अंदर कितना ज़्यादा करता है, वो उसकी क्या कहलाएगी? पावर कहलाएगी, है ना। तो द रेट ऑफ वर्क कैपेसिटी इन एनी इलेक्ट्रिक सर्किट इज नाउन एज इलेक्ट्रिक पावर। ओके, चलो इसके क्या अपन फॉर्मूले को फाइंड करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होगा? देखो पावर का फॉर्मूला होता है P, है ना। पावर क्या होती है? देखो पावर इक्वल टू क्या होगी? कार्य करने की दर, है ना। तो कार्य मतलब ऊपर कार्य आएगा, ऊपर आपका क्या आएगा? कार्य आएगा, वर्क, और इसकी दर को बोलते हैं समय। क्या बोलते हैं? समय आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? P इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P इज इक्वल टू W/T हो गया, है ना। P इज इक्वल टू W/T हो गया, ये इसका फॉर्मूला हो गया, मेन फॉर्मूला। ओके, लेकिन आपको ये रुकना नहीं है। आप सोचो कि फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया आपको, नहीं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि W जो होता है, हमको पता है W जो होता है, W क्या है? कार्य, वर्क है। अब W को जो मतलब होता है वो क्या होता है? V/Q होता है, V/Q। V क्या आपको? वोल्ट है, और Q क्या आपको पता है? आवेश। जब मैंने आपको पढ़ाया था आपके इसी चैप्टर के फर्स्ट वीडियो के अंदर मैं बताया था कि एक चालक जो तार होता है, उस चालक तार में अपन क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करेंगे तो वहाँ का जो चार्ज Q है, आवेश, वो आवेश यहाँ से यहाँ तक जाता है, और जब चार्ज यहाँ से बिंदु A से बिंदु B पर जाएगा तो दोनों के बीच में क्या उत्पन्न होता है? विभव, पोटेंशियल डिफरेंस। तो उसका मतलब क्या हो? उस चार्ज ने, उस आवेश ने, जब वो आवेश यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ पर गया है, बिंदु A से बिंदु B पर गया है, तो उसने क्या किया? उसने कार्य किया है। क्या किया है? और कार्य करने से वहाँ पर पैदा किया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं विद्युत विभव V से। तो कार्य बराबर क्या होता है? V/Q होता है। अब इसका जो वैल्यू है V/Q वो मैं यहाँ पर रखूँगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा, मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, P इज इक्वल टू W की जगह आपका V/Q आ गया, तो ये हो जाएगा V/Q/T, V/Q/T। ओके, अब आपको यहीं पर रुकना नहीं है, जरा इसको ध्यान से देखो। ये जो Q/T है, Q/T ये क्या होता है? पहचानो इसको। ये जो Q/T है ये क्या होता है? आवेश प्रवाह की दर। आवेश प्रवाह की दर को अपन बोलते हैं विद्युत धारा, है ना। द रेट ऑफ द चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, द रेट ऑफ द चार्ज ट्रेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी I। तो Q/T किसका फॉर्मूला होता है? I का होता है। तो जहाँ पर Q/T वहाँ पर हम क्या रख सकते हैं? I रख सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका रिप्रेजेंट निकल के सामने हो जाएगा इसको कि P इज इक्वल टू V, तो ऐसा का ऐसा रहेगा, Q/T की जगह क्या आ जाएगा? I हो जाएगा, ये हो गया V/I। ओके, फॉर्मूला अभी तक यही है, अब आगे भी चलेंगे। अब आपको पता है ओम का लॉ, देखो ओम का लॉ देखा आपने? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहते हैं? कि का नियम क्या कहते हैं? V बराबर IR। ओम का नियम क्या कहते हैं? V बराबर IR। ओके, अब हमको IR की मतलब क्या होगा? अगर V बराबर I होता है तो I की जगह क्या हो जाएगा?
आई की जगह हो जाएगा, ये आई के आगे मुझे निकालना है तो आर इसके क्या नीचे जाएगा, तो ये हो जाएगा V/R हो जाएगा। तो आई की वैल्यू हमको क्या मिली है, आई की वैल्यू मिली हमको V/R। तो इस आई की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करूँगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, P = V × I है, आई की जगह मुझे रखना V/R। तो देखो V × V/R, जब ये रखूँगा तो V का V से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, V²/R हो जाएगा। तो फॉर्मूला निकल के आया P = V²/R, V²/R। अब हमको पता है V का मतलब क्या होता है, V का मतलब होता है IR, V का मतलब क्या होता है IR। तो इस V की जो वैल्यू IR, इस IR की वैल्यू को मैं इस V की जगह पुट करूँगा। तो देखो V की जगह पुट करूँगा, इस V के ऊपर क्या स्क्वायर है, जब V के ऊपर स्क्वायर है तो I के उसके ऊपर स्क्वायर आएगा और R के ऊपर स्क्वायर आएगा। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा P = V की जगह मैंने ये पुट किया है तो ये हो जाएगा I²R²/R। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान से देखना, यहाँ पर ये R² है और नीचे R है, तो एक R² से ये कट जाएगा और यहाँ पर एक बचा रहेगा R। तो फॉर्मूला क्या निकला, फॉर्मूला निकला P = I²R। ये आपका फॉर्मूला आ गया एंडिंग, ये आपका फॉर्मूला आ गया एंडिंग। इसका मतलब जो ताकत जो होती है, विद्युत शक्ति, देखिए यहाँ पर इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ P = I² जो R होता है, इसमें आप साफ देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक जो पावर है वो आपके इलेक्ट्रिक करंट के स्क्वायर के तो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, समानुपाती होती है, और तार के भी क्या होती है, समानुपाती होती है। मतलब प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा उसकी शक्ति उतनी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ओके ना, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया P = I²R, ये आपके इलेक्ट्रिक पावर होती है। चलिए अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक जो शक्ति हमने पढ़ी है उसके पावर की बात करते हैं, सॉरी उसके मात्रक की बात करते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। मैंने आपको कितने बार बोला हुआ है कि मात्रक जो होता है वो हमेशा उसके फॉर्मूले से ही निकलता है। अभी आपका फॉर्मूला आया था, P का फॉर्मूला क्या था, P = W/T आया था। ओके ना, अब मैंने बोला है कि इसकी जगह हमको मात्रक चाहिए, इसका हमको क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, यूनिट चाहिए, मात्रक चाहिए। तो इसके फॉर्मूले से निकला जो कार्य होता है, तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, जूल होता है। क्या होता है, जूल, हिंदी में इंग्लिश दोनों समय जूल, और समय जो होता है उसका मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक है Joule/second हो जाएगा। क्या मात्रक हो जाएगा, Joule/second। ओके, या अपन इसको एक लैंग्वेज में बोलना है तो उसका मात्रक होता है वाट। क्या होता है, इसका मात्रक होता है वाट, ठीक है ना। तो पावर का मात्रक Joule/second भी होता है और पावर का मात्रक आपका वाट भी होता है ना। जैसे आपको पता है बल्ब के पीछे लगा होता है कि ये बल्ब इतने वाट का, वोल्ट अलग चीज़ होती है, एक वाट अलग होता है, ठीक ना। वाट जो होता है कि 9 वाट का, वोल्ट क्या सप्लाई होती है, और वाट उसकी बता दें कैपेसिटी। एक बल्ब के ऊपर लिखा हुआ 9 वाट, 9 वाट, एक बल्ब के लिखा हुआ 12 वाट, तो बड़ा कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी, 12 वाट वाला की होगी, कि 12 वाट वाला क्या होगा, वो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा उजाले को प्रोड्यूस करेगा। ओके, अब मेरी बात सुनिए, मुझे चाहिए इसका मात्रक क्या होगा, वाट चाहिए, मुझे ये चाहिए यूनिट 1 वाट चाहिए। कितने चाहिए, 1 वाट। मुझे पावर चाहिए 1 वाट, मुझे पावर चाहिए 1 वाट। तो पावर 1 वाट कब होगी, अगर मुझे पावर 1 वाट चाहिए, इसका मतलब इसका कैलकुलेशन निकालता ना, इसका कैलकुलेशन निकालने पर मुझे आंसर चाहिए 1 वाट। ये 1 वाट तब आएगा जब W की वैल्यू को मैं क्या रखूँ, 1 जूल रखूँ, और टाइम कितना लूँ मैं, 1 सेकंड लूँ। तो उसका मतलब इसकी बड़ा 1 जूल से 1 सेकंड कट जाएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 1 वाट। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी परिपथ में या कोई परिपथ, कोई परिपथ 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करता है तो उसकी शक्ति 1 वाट होगी। तो उसकी शक्ति कितनी होगी, 1 वाट होगी, ये ध्यान रखना। ओके ना, तो यहाँ लिखिए इंग्लिश के अंदर, when 1 joule work complete in 1 second, this circuit capacity is 1 वाट। ओके ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमको ये जो P है,
ये हमको 1 वोल्ट निकालना है। इसके लिए आपका क्या है, जो आपका W है वो हमको लेना पड़ेगा 1 जूल लेना पड़ेगा, और आपको जो समय है वो लेना पड़ेगा हमको 1 सेकंड। ओके ना। जब ये दोनों का वैल्यू 1 होगी तो आपका P निकल के सामने आ जाएगा, P इजिकल टू बराबर 1 वॉट निकल के आ जाएगा। ओके ना। अब देखिए, अब आपकी शक्ति जो होती है या आपकी एक इसके वॉट की आपका P निकल के 1 वॉट आ गया। ओके ना। अब देखिए आपका जो 1 वोट आया ये P 1 वोट कब आएगा, देखो ये 1 वोट कब आएगा, जब आपका कार्य कितना हो 1 जूल हो और आपका समय कितना लगे 1 सेकंड लगे। तो 1 वोट निकल के तब आएगा जब ये कार्य आपका 1 जूल हो और आपका समय आपका 1 सेकंड लगे। तो 1 वोट इजिकल टू 1 जूल अपॉन 1 सेकंड। ओके। अब इसका जो मात्रक होता है छोटे कार्य, आपको पता है, जैसे मान लो कोई भी अगर छोटा कार्य हो तो उसकी शक्ति का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है। जो छोटे इक्विपमेंट हो, है ना, जैसे आपको बल्ब वगैरह होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े होते हैं ना, बड़े बड़े अगर होते हैं तो उनका मात्रक भी बड़ा होगा। तो इसका बड़ा मात्रक कौन सा होगा, इसका बड़ा मात्रक होगा, छोटे का होता है वाट, बड़ा मात्रक होगा आपका किलोवाट। क्या होगा, बड़ा मात्रक होगा आपका किलोवाट। फिर आपको पूछेंगे बताइए 1 किलोवाट में कितने वॉट होते हैं, तो आपको होता है किलो का मतलब 1000, तो 1 किलोवाट में आपके 1000 वॉट होंगे। क्या होंगे, 1 किलोवाट में आपके 1000 वॉट होंगे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है। अब आपको होता है मैकेनिकल के अंदर, जो मैकेनिकल साइंस है, मैकेनिकल के अंदर मतलब जिसको हिंदी में बोलते हैं यांत्रिकी, यांत्रिकी में शक्ति का मात्रक वॉट न होकर अश्व शक्ति होता है। क्या होता है, वॉट न होकर अश्व शक्ति होता है। मैकेनिकल जो साइंस होती है, मैकेनिकल साइंस के अंदर जो पावर का होता है, पावर का यूनिट वो वॉट न होकर या किलोवाट न होकर अपन क्या कहते हैं, अश्व शक्ति, इसको अपन कहते हैं हॉर्स पावर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कहते हैं इसको हॉर्स पावर। ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ हॉर्स पावर। अब ये हॉर्स पावर होता है तो बताइए सर, एक हॉर्स पावर मतलब एक अश्व शक्ति बराबर मतलब क्या होगा, क्या कितना होगा, एक अश्व शक्ति में कितने वॉट होते हैं। जिस प्रकार से 1 किलो वॉट में 1000 वॉट होते हैं, इसी प्रकार एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं। तो एक हॉर्स पावर में होते हैं 746 वॉट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 1746 वॉट होते हैं। ठीक है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट, कितनी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर। चलिए अब हम टॉपिक लिखते हैं किलोवाट घंटा, जिसको अपन कहते हैं kWh। जैसे आपको पता होगा ना कि अपने घर में जो होते हैं, घर में आपको पता है सर अलग उपकरण, जैसे आपने बताया था कि सर एक बल्ब 9 वाट का है, एक बल्ब 12 वाट का होता है, तो उनकी शक्ति अलग अलग होती है। अब आपको पता होगा जैसे हम उनको अगर यूज करेंगे तो आपको पता बिजली का बिल भी आता है ना। तो बिजली का बिल जो आता है हमने घरों में, हम उसको अपनी आम बोलचाल में क्या बोलते हैं कि इतने यूनिट का बिल आया। क्या बोलते हैं, इतने यूनिट का बिल आया। तो अपने घरों में जो बिल आता है वो उसकी विद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता है, वो उसकी विद्युत शक्ति को रिप्रेजेंट नहीं करता। वो क्या अपने घरों में जो बिल आता है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि कोई इक्विपमेंट है, जैसे मान लो ये बल्ब है, ये ट्यूबलाइट है, ये इतने घंटे चल रही है, तो इतने घंटे चलेगी तो इसके द्वारा कितनी एनर्जी हमको मिलेगी। एनर्जी का मतलब ये जब निकाला था कितनी ऊर्जा देगा, जितने टाइम तक चलता है उसके द्वारा उसके एनर्जी को वॉट को क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके उसकी क्या आती है, यूनिट आती है ना। तो घरों के अंदर जो होती है बिजली जो खपत हो रही है या बिजली जो खर्च हो रही है, उसको अपन विद्युत शक्ति में रिप्रेजेंट न करके उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किलोवाट घंटा में, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है kWh। क्या होता है kWh। ये क्या होता है, जैसे मान लो कोई आपका उपकरण है ना, जैसे मान लो कोई उपकरण है, उसकी जो पावर है वो है आपकी 1 किलोवाट। कितना बड़ा, 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट का एक उपकरण है। जैसे मान लो शादी ब्याह में आपको होता है ना, बड़े बड़े जो बल्ब होते हैं, आपके बड़े बड़े बल्ब होते हैं, उसका वो 500 वाट का भी होता है ना, बड़ा बल्ब हैलोजन जो बल्ब होती है। अब 500 वाट सपोज करो वो मानो कि 1000 वाट का है ना, वो 1000 का वाट का है। वो 1000 वाट का जो उपकरण है, अगर वो 1 घंटे तक काम करेगा, अगर वो जो हैलोजन जो लाइट बड़ी है, अगर वो उसकी जो पावर है वो कितनी है, अगर 1000 वाट है मतलब 1 किलो वाट है। अगर वो 1000 वाट का जो बल्ब है या जो हैलोजन है वो अगर 1 घंटे तक चलेगी तो कितनी ऊर्जा देगी, तो उस ऊर्जा की मात्रा को अपन क्या बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर
कि किलोवाट घंटा क्या है, कि यह ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी 1 किलोवाट वाले परिपथ द्वारा, उस परिपथ का शक्ति कितनी है, 1 किलोवाट वाले द्वारा 1 घंटे में उसका ऊर्जा क्या हो रही है, वह हो रही है। तो मतलब 1 किलोवाट वाले परिपथ के द्वारा अगर वो परिपथ 1 घंटा चलेगा तो जितनी ऊर्जा व्यय करता है उस ऊर्जा को अपन क्या बोलते हैं, किलोवाट घंटा बोलते हैं। मैंने लिख लिया इंग्लिश के अंदर भी कि हुज अमाउंट ऑफ एनर्जी दोज यूज इन 1 हावर बाय एनी इलेक्ट्रिक पावर इट्स पावर ऑफ 1 किलोवाट हावर। जिस इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर कितना हो, आपका 1 किलोवाट हावर हो, अगर वो 1 घंटे तक यूज होगा तो उसके बाद जितनी ऊर्जा आपकी यूज होगी उसी ऊर्जा को अपन बोलते हैं किलोवाट घंटा। नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर इसको क्या बोलते हैं, अपने घरों के अंदर यूनिट बोलते हैं। ओके ना। अब हमको ये निकालना है कि 1 किलोवाट घंटा के अंदर जूल कितने होते हैं, है ना। क्वेश्चन में आपको आता है कि 1 किलोवाट घंटा के अंदर जो जूल होते हैं वो कितने होते हैं। ये क्वेश्चन मार्क कितने बार आ गया, आप क्या हुआ है, तो कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। आप यहाँ देखिए 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। तो देखिए यहाँ पर 1 किलोवाट जो हावर है हमको ये निकालना है, 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000। तो ये मैंने 1000 कर लेता हूँ, ये 1000 वाट हो गया। ओके, फिर नीचे क्या है, साइड में क्या है, इसका घंटा। 1 घंटा में सेकंड कितनी होती है, तो 60। 1 घंटा मिनट कितनी होती है, 60। 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है, 60 × 60, मतलब कुल मिला के होते हैं 3600। कितना हो गया, तो ये 1000 इंटू 1 घंटा में यूनिट कितनी होगी, आपके 36,000 होगी। ओके, अब हम क्या करना है, आपकी 36 है, जीरो कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आप 3.6 इंटू 10⁻6 जूल लगा दो। तो आपको बोलेंगे कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। ठीक ना। यह आपके एग्जाम में कितनी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। क्लियर। चलिए अब हम शुरू करते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि आपको पता होगा ना कि कोई भी उपकरण, जैसे कि अगर कोई बल्ब है या कोई पंखा, अगर वो लगातार काम करता है, अगर वो लगातार 1 घंटे 2 घंटे तक अगर वो काम कर रहा है तो थोड़ी देर के बाद वो क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। तो इसका मतलब वो काम कर रहा है तो उसमें सप्लाई किसकी हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट की हो रही है। तो इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई जितनी देर तक ज़्यादा होगी वो उतना क्या होगा, गर्म होता है ना। वो गर्म कैसा होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे उपकरण भी है, जैसे आपके टोस्टर भी होता है, गीजर भी होता है ना। उनका काम क्या होता है, उनका काम गर्मी होना है, क्योंकि वो इस्त्री जो है गर्म होगी तभी वो काम करेगी। अब वो आपको ये देखना है कि करंट के द्वारा वो गर्म कैसे होती है। तो चलो अपन एक प्रूव करते हैं यहाँ पर प्रैक्टिकल के अंदर। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक इक्विपमेंट जोड़ दिया है, कोई विद्युत उपकरण जोड़ लिया, मैंने एक कंडक्टर वायर ले लिया। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, और बैटरी से जैसे मैं इलेक्ट्रिक सप्लाई करूँगा I वोल्ट, तो I सप्लाई करने से इसके दोनों किनार पर क्या उत्पन्न होगा, वोल्ट, जिसको विद्युत विभव, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके ना। इसके दोनों किनार पर आपका विभव V उत्पन्न होगा। और विभव V उत्पन्न होगा तो जैसे सप्लाई होगी ना, तो आपको पता होगा कि ये जो छड़ है, ये जो जुड़ी है ना, ये वाली, क्योंकि ये बेटा छड़ किससे जुड़ी है, प्लस से, तो ये छड़ कैसे होगी, पॉजिटिव होगी, और ये जो नेगेटिव से, इससे छड़ क्या होगी, नेगेटिव। और नेगेटिव से क्या निकलेंगे, नेगेटिव से निकलते इलेक्ट्रॉन, क्या निकलते, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा होता है, नेगेटिव होता है। और नेगेटिव आयन जो होता है वो हमेशा किसकी तरफ अटैक करेगा, पॉजिटिव की तरफ। तो यहाँ से जैसे इलेक्ट्रिक करंट निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन आपकी इस नेगेटिव टर्मिनल से निकल कर बार बार आपके इस प्लस के ऊपर क्या करेंगे, अटैक करेंगे। क्या करेंगे, बार बार अटैक करेंगे। जितनी बार अटैक करेंगे, जितनी बार आपकी इलेक्ट्रिसिटी, आपका करंट फ्लो होगा, तब तक उतनी बार, जैसे यहाँ की इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम हो जाएगी, जैसे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कम होगी तो ये ऊर्जा वापस इसको कहाँ से मिलेगी, इस बैटरी से मिलेगी। बैटरी से जो ऊष्मा मिल रही है, बैटरी से इन इलेक्ट्रॉन को जो ऊर्जा मिल रही है वो ऊर्जा किस में वेस्ट हुई है, यहाँ पर टकराने में। मतलब जितनी बार टकराएंगे तो टकराने से ये वाला जो एरिया होगा वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हीट। इस कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन के, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का हमने क्या किया, प्रवाह किया है। तो इलेक्ट्रिक का प्रवाह करने से क्या होगा, इस माइनस टर्मिनल से बार बार इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन निकल के इसके प्लस वाले सिरे की तरफ बार बार अटैक करेंगे, बार बार टकराएंगे, और टकराने से वो वाली प्लेट क्या होती है, गर्म होती है। इस कारण से आपका ताप उत्पन्न होता है। ठीक ना। अब आपको ये तो मैंने बताया हुआ होता कि इलेक्ट्रॉन की दिशा इसमें इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहे हैं, तो जो धारा होगी करंट, उसका फ्लो हमेशा उसके अपोजिट होता है। ये आई हमेशा ऐसे बहेगी। ओके ना। देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं तो आपका करंट यहाँ से बहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसके बार बार टकराने से क्या उत्पन्न होता है, इसके बार बार टकराने से आपका ताप, आपका हीट आपकी पॉइजन होती है। जैसे आपका इक्विपमेंट क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा। ओके, अब देखिए अपन को मानना है, सपोज कीजिए
सपोज कीजिए कि कोई तार है, उसका रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस, उसका रेजिस्टेंस मानते आर, क्या मानते हैं, कोई तार है, कोई वायर, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये जो हमने यूज किया ना, उसका मानते कि इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध होगा, तार का प्रतिरोध होगा आर। ओके, अब तार का प्रतिरोध आर है, हमने उसके सिरों पर क्या लगाया है, हमके उसके सिरों पर उत्पन्न क्या होता है, जब हमने इसके अंदर धारा आई प्रयोग करते हैं ना, इसमें प्रवाहित धारा कितनी है ना, फ्लो ऑफ करंट, फ्लो ऑफ करंट, प्रवाहित धारा जो है आई, जैसे इसमें प्रवाहित धारा हम आई करते हैं, तो धारा प्रवाहित करने से इसके दोनों सिरों पर उत्पन्न क्या होता है, विभव, है ना। तो यहाँ लिखेंगे ओरिजिन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना उत्पन्न होता है, V। ओके ना। अब उत्पन्न विभव का मान कितना, V। अब मैं मानता हूँ कि ये जो धारा है, ये धारा है वो कितने समय के लिए प्रवाहित हो रही है, 1 सेकंड के लिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे टेकन टाइम, लगा समय कितना है, लगा समय है आपका 1 सेकंड। तो अगर मैं मान लूँ इस तार का प्रतिरोध अपने R माने और आप तो माने हमने उसके दोनों सिरों पर क्या लगाया है, पोटेंशियल विभव V लगाया है, और धारा I जो है वो अगर हम 1 सेकंड में प्रवाहित करते हैं तो इसमें जो चार्ज होंगे, है ना, आपका जो चार्ज फ्लो होगा, प्रवाहित आवेश, चार्ज फ्लो, प्रवाहित जो आवेश है वो कितने होंगे, प्रवाहित आवेश की मात्रा जो हमको क्या होती है, Q होती है ना, तो Q क्या होगी कि हमने जो करंट का फ्लो है I विद्युत धारा वो कितने समय के लिए प्रवाहित कर रहे हैं, T, उसकी हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी। तो समय क्या हो जाएगा, इसका आपका जो चार्ज है ना, जैसे इसमें I करंट भेजेंगे इस चालक तार के अंदर, तो उसमें जो चार्ज वो कितने उत्पन्न होंगे, I इंटू टी के इक्वल होंगे। ये आपको फॉर्मूला मैंने सिस्टम में बताया था, है ना। अब आपको बताया ये फॉर्मूला यही तो है ना, ये देखिए आपको बताया I बराबर क्या होता है, Q/T होता है। I बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला, कि चार्ज के फ्लो होने की जो रेट है उसको अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो हमको अगर Q चाहिए तो I और T का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके ना। अब हमको बताया जैसे इसके अंदर मैं करंट का फ्लो करूंगा तो ये जो चार्ज है ना, वो चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, और चार्ज जब यहाँ से यहाँ जाता है तो वो क्या करता है, कार्य करता है। वो क्या करता है, कार्य करता है, वर्ग करता है। अब कार्य कितना होगा, तो चार्ज आपका टर्मिनल एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर आया तो उसके द्वारा कार्य कितना हुआ, W, W हुआ V इंटू क्यू, जो अभी हमने बताया था, ठीक है ना। तो कार्य कितना हुआ, V इंटू क्यू हुआ, कितना हुआ, V इंटू क्यू हुआ। अब आपको पता है सर Q की वैल्यू ये, Q की वैल्यू हमारे पास कौन सी है, I इंटू टी है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। जैसे इस वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँगा तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, T W बराबर V का तो V रहेगा इंटू, और Q की जगह हो जाएगा IT हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q की जगह हो जाएगा IT। अब आपको यह होगा अकॉर्डिंग टू ओम लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V इजिकल टू क्या होता है, IR होता है। V इजिकल टू क्या होता है, IR होता है। अगर मैं यहाँ पर IR कर दूँ, ये जो V है, इस V की जगह मैं IR अगर रख दूँ, रख सकता बिल्कुल, क्यों रखूँगा, ये देखो W बराबर इस V की जगह मैं रखूँगा IR, तो ये हो जाएगा IR इंटू I इंटू टी, क्लियर ना। अब आपको पता है इसमें डबल बार दो आया I, तो I को मैं मल्टीपल लूँगा तो ये W बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R T हो जाएगा। तो फॉर्मूला निकल के सामने आ गया ये, W इजिकल टू इस I स्क्वायर R T, क्लियर ना। तो ये आपको होता है। अब कार्य जो होता है, मेरी बात सुनना, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के बार बार इस प्लस टर्मिनल के ऊपर टकरा रहे, जितना टकराएंगे उसी मात्रा में वहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, उष्मा, हीट, क्या उत्पन्न होगी, हीट उत्पन्न होगी। तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर हीट उत्पन्न क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ लग इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे हैं, और यहाँ के जो चार्ज है Q, यहाँ का जो चार्ज Q है वो Q यहाँ से कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है। मतलब Q जो यहाँ से यहाँ जा रहा है वो क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो कार्य क्यों हो रहा है, क्योंकि बार बार टकरा रहा है, बार बार टकरा है तो क्या उत्पन्न हो रही है, हीट, H उत्पन्न हो रही है। तो हीट उत्पन्न किस लिए हुई है, क्योंकि चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएंगे, तो उत्पन्न क्या होगी, H। तो कार्य जो होगा, ये देखो यहाँ से यहाँ आया, क्या उत्पन्न होगी, हीट। ओके, ये यहाँ, तो यहाँ के चार्ज यहाँ से, तो क्या 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 कार्य, तो जितना ये टाइम इतना लगेगा उतना काम ही हो रहा है। मतलब जो W जो हो रहा है वो किसके इक्वल होगा, हीट के। तो अपन यहाँ करेंगे कि W जो है कार्य है, वो कार्य किसके बराबर इक्वल होगा, हीट के होगा। कार्य जो है किया गया, कार्य जो है किसके द्वारा किया है, कार्य इस चार्ज के द्वारा, वो किसके इक्वल होगा, हीट के होगा, उष्मा का उत्पन्न होगा। तो अगर W अगर H के बराबर है तो इस W जगह मैं H रख सकता हूँ, W जो H रखूँगा तो आपका फॉर्मूला ये चेंज होगा, H बराबर I स्क्वायर R T हो जाएगा।
आपका फॉर्मूला हो जाएगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। ठीक है ना। अब आपको पता है इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है। नया कॉन्सेप्ट क्या आता है, जरा यहाँ से देखना। ये जो फॉर्मूला है H बराबर आई स्क्वायर आर टी, इसमें आपको देख रहा है कि H बराबर क्या हुआ, H जो परपेंडिकुलर किसके, आई स्क्वायर के, देख लीजिए। ओके, H जो परपेंडिकुलर किसके, R के, ये भी देख लीजिए। H जो परपेंडिकुलर किसके, टाइम के। 3 फॉर्मूले आपके पास आए। आपके पास कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं, ये देख लो। H परपेंडिकुलर आई स्क्वायर के, H परपेंडिकुलर है उस रेजिस्टेंस के, और H परपेंडिकुलर है टाइम के। मतलब क्या हुआ कि आपका हीट जो हो रहा है वो आपके इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो हो रहा है उसके स्क्वायर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है ना। प्राप्त ऊष्मा का मान विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। ओके ना, पहला पॉइंट ये क्या है, पहला पॉइंट कि आपकी जो ऊष्मा प्राप्त हो रही है उस प्राप्त ऊष्मा का मान उसमें प्रवाहित होने धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। एक पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये है प्राप्त ऊष्मा का मान उस प्रतिरोध पर के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब प्रतिरोध जितना ज़्यादा होगा ऊष्मा क्या होती है, उतनी उत्पन्न होगी। इसलिए मैंने बोला है कि प्रतिरोध जैसे होता है ना, आपकी विद्युत इस्त्री है और गीजर है, आपको पता है उनका काम ही क्या है, उनका काम ही है गर्म होना। वो उनको उजाला नहीं देते, उजाला भी नहीं देते, चलते भी नहीं है, उनका काम ही क्या है, गर्म होना। और गर्म ज़्यादा कब होंगे, जब उसका प्रतिरोध क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसलिए आपको पता है ना, जितने भी गीजर वगैरह उनका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हाई होता है, और ज़्यादा हाई होने के कारण वो इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेंगे। ओके ना। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा कि प्राप्त ऊष्मा का मान उसके प्रतिरोध के समानुपाती होता है। ओके ना। नेक्स्ट, प्राप्त ऊष्मा का मान उसमें टाइम के भी क्या, समय के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। इसी तीनों को अपन क्या कहते हैं, इसी तीनों को अपन कहते हैं जूल का तापन नियम। क्या कहते हैं, जूल का तापन नियम, हीटिंग लॉ ऑफ जूल। हीटिंग लॉ ऑफ जूल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बस तीनों फॉर्मूलों को याद रखना, कुछ नहीं याद रखना है। ये जो फॉर्मूला अगर मिल जाए आपको तो आपको इसमें करना है कि आपकी जो हीट है, हीट इज परपेंडिकुलर टू स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, हीट इज परपेंडिकुलर टू रेजिस्टेंस, हीट इज परपेंडिकुलर टू टाइम। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमने इलेक्ट्रिक करंट का जो इलेक्ट्रिक करंट है ना, आई, वो फ्लो कर रहा है। अगर 1 घंटे तक फ्लो कर रहे हैं और किसी के अंदर 2 घंटे तक फ्लो करेंगे तो आपका जितना टाइम ज़्यादा होगा, उतना हीट ज़्यादा करेगा। 2 उपकरण चल रहे हैं, एक पंखा आपका चल रहा है 1 घंटे के लिए, एक पंखा आपका चल रहा है 2 घंटे के लिए। तो आपको पता है टाइम जितना ज़्यादा होगा, हीट उसके क्या है, परपेंडिकुलर, हीट उसके क्या है, समानुपाती है। तो 2 घंटे वाला जो ज़्यादा गर्म होगा। आपको पता है ना, जैसे घर के अंदर आपको जो पंखा होता है अगर वो 2 घंटे तक चले तो उसके जो नीचे का साइड का होता है वो कितना गर्म हो जाता है ना। तो ये होती है हीट परपेंडिकुलर, ठीक होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैंने लैंग्वेज नहीं लिखा है, मैंने जो बोला है उसको आप लैंग्वेज के राइट डाउन कर देना। ओके, तो ये आपका चैप्टर आज खत्म होता है। अगले वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जितने भी आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, वो मैं कराने वाला हूँ। तो अगले वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपके जो न्यू वीडियो है जो मैं बनाने वाला हूँ वो ऑटोमेटिकली आपके यूट्यूब के चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएंगे। ओके, आज के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।